Hi everyone, welcome to the channel. Welcome to my channel Khushi Vasan. I hope you all are fine and doing good. This was one of the most awaited videos. आप लोगों ने बोला था कि जापान एंड साउथ कोरिया मैम आपने नहीं करवाया तो प्लीज़ उसको चैनल पे करवा दीजिए. So here it is. All your demands have been fulfilled. I guess अब तक तो हो गया होगा और आपकी तैयारी जो है वो सही तरीके से चल रही होगी. So welcome to the channel Khushi Vasan. I hope you all are fine and doing absolutely well. Please make sure guys कि आप लोग सारी वीडियोस को चेकआउट कर रहे हैं. ये प्लेलिस्ट है, इसको प्लीज़ देख लीजिएगा. मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, चाहे वो KW सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एडेड टॉपिक्स हैं, वन शॉट्स हैं, सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को. और वीडियोस चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी. इफ़ यू गाइज हैवंट सीन दोज वीडियोज़ और द प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं करी है, वन शॉट्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और जल्दी से देख लीजिए फॉर कंप्लीशन ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस टर्म 2. लेट्स जस्ट बिगिन, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस सेशन नाउ, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं. सो एक मिनट दीजिएगा प्लीज़. सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट जापान द न्यू सेंटर ऑफ पावर. बाय द वे हम लोगों ने नैक्सलाइट मूवमेंट कंप्लीट कर लिया है. नैक्सलाइट मूवमेंट मैंने आप लोगों को सही तरीके से समझाया है, तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी तो प्लीज़ जाइए और वो वीडियो चेकआउट कर लीजिए. आज हम लोग क्या करेंगे, टुडे व्हाट वी गोइंग टू डू, आज हम लोग जापान एंड अलॉन्ग विद जापान हम लोग साउथ कोरिया करेंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू जापान एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर. ये आपके न्यू सेंटर ऑफ पावर वाले बुक जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 न्यू सेंटर ऑफ पावर, उसके अंदर लास्ट कुछ पेजेस पे जापान एंड साउथ कोरिया का एक्सप्लेनेशन है. कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम वो नहीं आ रहा है, बट आपको प्लीज़ कर लीजिए बिकॉज साउथ कोरिया का एक क्वेश्चन जो है वो CBSE ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया था. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गाइज आर डूइंग इट. सो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जापान कैसे एक नया सेंटर ऑफ पावर में बदलता जा रहा है, और कल को देख सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसमें जापान का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो लेट्स जस्ट डिस्कस. सबसे पहले तो जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ खास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. एंड बाय द वे ये सारे नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, लिंक यू आर गोइंग टू फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है. सो जापान के पास बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज है. जापान हैज़ वेरी लेस नेचुरल रिसोर्सेज एंड मोस्ट ऑफ इट्स रॉ मटेरियल, और जो इसका मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल है ये इम्पोर्ट करता है. ठीक है, ये इम्पोर्ट करता है, मतलब बाहर देशों से अपना रॉ मटेरियल जो है वो लेके आता है. इवन देन इट प्रोग्रेस, लेकिन इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. लेकिन उसके बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक, एंड में आते आते मतलब 1945 से इसने बहुत तरक्की करी है, अपना नाम बहुत बनाया है पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर. सो इवेंचुअली इससे ये प्रूव होता है कि यार नेचुरल रिसोर्सेज होने से आपकी कंट्री जो है वो डेवलप नहीं होती. आपके पास अगर टेक्नोलॉजी हो, राइट अमाउंट ऑफ विजन हो कंट्री को आगे ले जाने का, तो आप जो है वो कर सकते हैं कुछ भी. सो जापान जो है वो मेंबर बना है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट विच इज़ OECD. कब बना था मेंबर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं और तुम्हें सिर्फ यही याद करने हैं. ठीक है, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया जापान एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर या साउथ कोरिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, 6 नंबर का नहीं आएगा, 4 नंबर का मैक्सिमम आएगा और 2 नंबर का भी आ सकता है. सो यहाँ पे ये सारे पॉइंटर्स ही आप लोग ऐड करेंगे. एंड प्लीज़ राइट द आंसर इन पॉइंट्स. मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ सुन लीजिएगा कि पॉइंटर्स में ही आंसर लिखना. So Japan has become a member of the Organization for Economic Cooperation for Development, which is OECD, in 1964. And in 2017 क्या हुआ है कि आज के टाइम में जापान जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है पूरे के पूरे वर्ल्ड की. एंड ये पहला एशियन देश है, पहला एशियन कंट्री है जो G7 का क्या है मेंबर बन चुका है, और ये 11th मोस्ट पॉपुलस नेशन है पूरे वर्ल्ड का. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही टाइम पे हो गई ना. सो बेसिकली मैं तुमको दोबारा से रिकैप दे देती हूँ. जापान OECD का मेंबर बना 1964 में, नंबर 1. 2007 के मुताबिक ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की. एंड नंबर 2, नंबर 3 G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, उसमें से ये जापान भी एक पार्ट है G7 का, और ये पहली एशियन देश है जो G7 का पार्ट बना है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जापान इज़ द ओनली नेशन, जापान इकलौता नेशन है जिसने सफ़र किया है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय न्यूक्लियर बॉम्ब्स. आज तक न्यूक्लियर बॉम्ब्स सिर्फ और सिर्फ जापान का डिस्ट्रक्शन हुआ था. याद है तो हमने कोल्ड वॉर में किया था कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का जो है ड्रॉपिंग ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी 1945 किसने ड्रॉप किया था, USA ने ड्रॉप किया था 1945 में टू एंड द वर्ल्ड वॉर क्विकली. सो जापान एक पहला एंड होपफुली आखिरी देश होगा जिसने सफ़र किया है डिस्ट्रक्शन
डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एंड ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है टू रेगुलर बजट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के बजट का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, मतलब पहले नंबर पे यूएसए आता है, यूएसए सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है यूनाइटेड नेशंस के बजट को, और उसके बाद आपका जापान जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है यूनाइटेड नेशंस के बजट को, एंड ये ऑलमोस्ट 10%, 10% ऑफ द टोटल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो करता है। जापान की अगर सिक्योरिटी अलायंस के बारे में बात करें, सो जापान का जो सिक्योरिटी अलायंस है वो जापान का सिक्योरिटी अलायंस यूएसए के साथ है सिंस 1951। अब आप लोगों को पता ही है कि 1945 में जब यूएसए ने बॉम्ब्स ड्रॉप करे थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो इवेंचुअली जो है जाहिर सी बात है कि अब जापान को कौन लायबल है, मतलब जापान अब अपनी वेलफेयर के लिए किसको देखेगा, जिसने उसका डिस्ट्रक्शन किया। यूएसए ने बॉम्ब्स ड्रॉप करे 1945 के अंदर, और तब से लेके आज तक यूएसए जो है वो सिक्योरिटी अलायंस में है जापान के। 1951 से आज तक जापान के सिक्योरिटी अलायंस में है और जापान का काफ़ी ख्याल भी रखता है। सो एज पर आर्टिकल 9 ऑफ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 के मुताबिक जापान कभी भी वॉर को इनिशिएट नहीं करेगा। जब जैसे हमारी है ना नो फर्स्ट यूज ट्रीटी जो अब हम रिव्यू करने का सोच रहे हैं, वही जापान का भी है कि जापान कभी भी जो है वॉर को इनिशिएट नहीं करेगा, जापान कभी भी वॉर को स्टार्ट नहीं करेगा। द जापान पीपल फॉर एवर रिनाउंस वॉर एज देयर सॉवरेन राइट ऑफ द नेशन एंड थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स एज अ मीन्स ऑफ सेटलिंग द इंटरनेशनल डिस्प्यूट। और जापान कहता है कि थ्रेट या फोर्स कभी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने का कभी तरीका नहीं है, बैठ के नेगोशिएशन करनी पड़ती है, तब जाके कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो है वो हल होती है। आज अगर जापान के मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो जापान सिर्फ अपनी पूरी जीडीपी का सिर्फ 1% जीडीपी जो है वो अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे लगाता है, और जापान 7th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। अगर मिलिट्री टर्म्स में बात करें तो जापान 7th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, और वो 1% अपनी जीडीपी जो है वो लगाता है अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर, अपने मिलिट्री एक्सपेंस पे। सो ये था आपका जापान, एंड सिर्फ इतने ही पॉइंट्स आपको याद करने हैं फॉर अ 4 मार्क का क्वेश्चन। इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे या तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन जापान एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, तो आप ये पूरा लिखोगे। अगर आपसे पूछा गया, जैसे कल परसों ना मैं डिस्कस करवा रही थी, तो आई केम अक्रॉस अ वेरी गुड क्वेश्चन जो था कि आप बताइए कि जापान का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इनटू वर्ल्ड पीस। तो जब जापान का कंट्रीब्यूशन पूछा जाए वर्ल्ड पीस में, तो आप लोग ये आर्टिकल 9 लिखेंगे कि भैया जापान जो है वो कहता है कि वो कभी भी वॉर को इनिशिएट नहीं करेगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलराइट, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ों को गो थ्रू कर रहे हैं। एंड चलिए जल्दी से शुरू करते हैं साउथ कोरिया। सो जापान की तरह साउथ कोरिया में भी बहुत ज़्यादा रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिली है, और वो कैसे देखने को मिली है, क्या हुआ है, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो साउथ कोरिया का बैकग्राउंड जान लेते हैं। मैंने साउथ कोरिया का बैकग्राउंड इसमें ऐड नहीं करा क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ज़रूरी है। सो साउथ कोरिया का बैकग्राउंड ये है कि साउथ कोरिया पहले ना साउथ होता था ना नॉर्थ होता था, ठीक है। पहले सिर्फ कोरिया होता था, और फिर 50 से 53 1950 से 53 के बीच में दो कोरिया, मतलब कोरिया के बीच में कोरिया जो एक देश है उसके बीच में लड़ाई हो गई। एंड आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू ने ये लड़ाई को काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व करवाने की कोशिश करी थी। सो फाइनली 53 में डिसाइड हुआ कि कोरिया भैया 2 भागों में बटेगा। एक आपका नॉर्थ कोरिया, जिनको अभी फिलहाल कौन रूल कर रहा है, किम जोंग उन, अगर आप लोगों को पता हो, एंड एक आपका साउथ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया तो बिल्कुल क्लोज्ड इकोनॉमी है। साउथ कोरिया में क्या डेवलपमेंट हुई है कि आज हम न्यू सेंटर ऑफ पावर में साउथ कोरिया को पढ़ रहे हैं। सो साउथ कोरिया इमर्ज एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर इन एशिया बिटवीन 1960s टू 80s। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की डेवलपमेंट की, तो 1960s से लेके 1980s में भैया मैजिक हो गया साउथ कोरिया में, ठीक है। इट रैपिडली डेवलप्ड इनटू इकोनॉमिक पावर विच इज टर्म्ड एज मिरेकल ऑफ हैंड रिवर। अब देखिए ये क्वेश्चन एज इट इज सेम 2 नंबर का सैम्पल आपके सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया था, जो ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था सीबीएसई ने। उसमें उन्होंने दिया था कि भैया मिरेकल ऑफ हैंड रिवर क्यों कहा जाता है 1960 से 1980s की साउथ कोरिया की डेवलपमेंट को। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो साउथ कोरिया में एक रिवर है जिसका नाम है हैंड रिवर, ओके। जैसे हमारे यहाँ है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, ऑल ऑफ दीज रिवर्स। तो हमारे लिए ये रिवर कितनी सैक्रेड है, कितनी पायस है, हम लोग इसको पूछते हैं इन रिवर्स को। वैसे ही हैंड रिवर वहाँ की एक पायस सैक्रेड रिवर है, और उनका ये कहना है कि 1960 से 1980s तक, आपके बुक में उस रिवर की पिक्चर भी दे रखी है, कि 1960 से 1980s तक जो भी डेवलपमेंट हुई है वो इस रिवर के चमत्कार से हुई है, इस रिवर के मिरेकल से हुई है,
ओके एंड सिग्नलिंग इट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, साउथ कोरिया जो है वो कब बना मेंबर OECD का? जापान कब बना था? जापान बना था 1964 में, याद है हमने अभी किया, अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले जापान कब बना? 1964 में OECD का मेंबर बना था। और साउथ कोरिया कब बना मेंबर? 1996 के अंदर बना। 2017 के हिसाब से इसकी इकोनॉमी 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और 2017 के हिसाब से जापान की इकोनॉमी कितनी लार्जेस्ट इकोनॉमी थी? 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। और साउथ कोरिया की इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस कितनी लार्जेस्ट है? 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की। अगर इसके मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये मिलिट्री में 10th लार्जेस्ट पे आता है। ऑलराइट, एंड अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पास करी जाती है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पास किया जाता है, ठीक है। सो वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, जो 2016 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक HDI में साउथ कोरिया का रैंक 18th है, विच इज़ अ वेरी गुड रैंक। एंड द मेजर फैक्टर्स, और मेजर फैक्टर, अब भैया साउथ कोरिया में डेवलपमेंट हुई है तो कोई वजह तो होगी ना, ऐसे तो मतलब सिर्फ हैंड रिवर के मिरेकल से तो नहीं हुआ होगा, देयर माइट बी सर्टेन फैक्टर्स ऑल्सो। सो द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई डेवलपमेंट इंक्लूड सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है भैया लैंड रिफॉर्म्स। हमारे देश के अंदर लैंड रिफॉर्म्स वाज अ कंसिडरेबल वाज मिजरेबल, ओके, बट साउथ कोरिया के अंदर लैंड रिफॉर्म्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स ऑफ लैंड रिफॉर्म इज साउथ कोरिया। रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने रूरल डेवलपमेंट से शुरुआत करी, इन्होंने बॉटम टू टॉप आइडियोलॉजी अपनाने की कोशिश करी और रूरल डेवलपमेंट करने की कोशिश करी। साथ ही साथ एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की इन्होंने कोशिश करी, तो वो चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर देन दैट रैपिड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड इक्विटेबल इक्वालिटी में ग्रोथ किया इन्होंने, ये नहीं कि उस सेक्टर को और रिच बना दिया, इस सेक्टर को और पुअर बना दिया, रैपिड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ किया इन्होंने। और ऐसे बहुत सारे और भी फैक्टर्स थे, जैसे स्ट्रॉन्ग रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस, जिसकी वजह से आज साउथ कोरिया इज रेड अंडर न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड इट इज गोइंग टू बी अ न्यू सेंटर ऑफ पावर इन द कमिंग ईयर्स। So I hope I've explained it really well. आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो about Japan and South Korea. The notes you're going to find in the Telegram group. आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है. And I'm going to see you guys super soon. Thank you so much for watching. If you guys haven't seen the previous videos, all the links and everything you're going to find on the channel itself. Please channel को explore कीजिए, आपको सब मिल जाएगा. Everything that you require for political science preparation is on the channel. So make the most of it, and thank you so very much for joining. I wish you guys all the very best for your exam and lots of love. Take care everyone and don't take stress. Paper बहुत अच्छा जाएगा. Lots of love everyone. Thank you so much and see you guys there. Thank you very much for joining.